मुझे हमेशा से लगता है कि मतलब विज्ञान कथाओं में हम अक्सर नए ग्रहों की बातें करते हैं, पर जरा इसे एक खास दृश्य की कल्पना करके देखिए। कोई इंसान अचानक एक गहरी नींद से जागता है और वो जिस जमीन पर लेटा है वो बहुत ही सख्त और एकदम ठंडी है। और वो जमीन उसके अपने कमरे का आरामदायक फर्श तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हवा में एक बड़ी अजीब सी गंध है, मतलब सांस लेते हुए फेफड़ों पर एक ऐसा भारी दबाव महसूस होता है जो एकदम अजनबी है। और जब वो शख्स उठकर ऊपर आसमान की तरफ नजर उठाता है तो हमारा वो जाना पहचाना नीला आसमान वहां नहीं होता। हाँ, उसकी जगह एक बहुत ही विशाल और थोड़ा डरावना सा बैंगनी और गहरे नारंगी रंग का आसमान फैला हुआ है। सही कहा। लेकिन इन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज जो उस पल महसूस होती है वो है वहां पसरा हुआ सन्नाटा, एक मुकम्मल भारी सन्नाटा। देखिए, वो महज आवाज की कमी नहीं है। ध्वनि विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब एक इंसान बिल्कुल शांत जगह में होता है, जैसे किसी एनेकोइक चैम्बर में, तो उसका दिमाग उस शांति को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, तो क्या दिमाग खुद ही आवाजें बनाने लगता है? बिल्कुल, वो खुद ही तरह तरह की आवाजें सुनने लगता है, यहाँ तक कि अपने शरीर में खून के बहने की आवाज भी। लेकिन यहाँ कहानी में जिस सन्नाटे का जिक्र है वो सुकून नहीं देता, वो इंसान के पूरे वजूद को लील जाने का एहसास कराता है। अरे बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है जिसे भूलकर आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में, जो कि अवेकनिंग ऑन अ साइलेंट पर्पल वर्ल्ड के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर आधारित है, हम इसी अजीब स्थिति की परतें उधेड़ने वाले हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किसी कहानी को दोहराना नहीं है। हम असल में उन मनोवैज्ञानिक और भौतिक तंत्रों को, या कहें मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करेंगे जो तब काम करते हैं जब इंसान का सामना अंतरिक्ष की अथाह विशालता से होता है, और गहरे अकेलेपन से भी। क्योंकि जब इंसान के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे तो दिमाग का क्या हाल होता है, यही हम आज जानेंगे। चलिए इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ, चलिए। कहानी में जैसे ही वो शख्स अपनी आंखें मलता है और चारों तरफ देखता है तो उसे क्या दिखता है? वहाँ कोई इमारत नहीं है, इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ हवा में तैरते हुए विशाल पत्थर है और अजीबोगरीब कोण वाले पहाड़। हाँ, और आसमान में एक बहुत बड़ा छल्ले वाला ग्रह, मतलब एक रिंग्ड प्लैनेट मौजूद है। ये मंजर तो साफ तौर पर भौतिकी के उन नियमों को तोड़ रहा है जिन्हें हम धरती पर सच मानते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि कोई इंसान इस सिचुएशन को प्रोसेस कैसे करेगा? क्या वो ये मान लेगा कि वो किसी भयानक प्रयोग का हिस्सा है, या फिर शुरू से ही पृथ्वी सिर्फ एक भ्रम थी? इसे समझने के लिए देखो, हमें मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को देखना होगा। मनोविज्ञान में से कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ उसकी बहुत ही चरम स्थिति है। हमारा दिमाग ना एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। प्रेडिक्शन मशीन मतलब वो पहले से अंदाजा लगाता है? हाँ, वो पिछले अनुभवों के आधार पर यह तय करता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करेगा या आसमान का रंग क्या होगा। और जब ये प्रेडिक्टिव कोडिंग पूरी तरह फेल हो जाती है, जैसे पत्थरों का हवा में तैरना, तो दिमाग सिर्फ ये नहीं सोचता कि जगह बदल गई है। तो वो क्या सोचता है? वो अपने खुद के न्यूरल पाथवे पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी यादें ही झूठी हैं। वो अपनी वास्तविकता को ही नकारने लगता है। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या इंसान का दिमाग सच में इतनी जल्दी हार मान लेगा? मुझे लगता है कि हमारा पहला रिएक्शन तो ये होगा कि हम किसी मति भ्रम का शिकार हैं। हालुसिनेशन वाला एंगल। हाँ, इंसान का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, क्या वो उसे खुद को धोखा देने पर मजबूर नहीं करेगा ताकि वो पागल ना हो जाए? आपका सवाल बहुत तार्किक है, मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ मति भ्रम और वास्तविकता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मति भ्रम में हमेशा इंसान की यादों या उसके अवचेतन मन का कोई ना कोई हिस्सा शामिल होता है। अच्छा, मतलब हम वो देखते हैं जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल। अगर कोई मति भ्रम का शिकार है तो वो अपने ही डर या इच्छाओं का कोई बिगड़ा हुआ रूप देखेगा। लेकिन जब आपके सामने एक ऐसा आसमान है जिसका प्रकाश विज्ञान ही बिल्कुल अलग है, शायद वो पर्पल रंग उस ग्रह के वायुमंडल की किसी गैस की वजह से हो। हाँ, या किसी बाइनरी स्टार सिस्टम के कारण। और जब गुरुत्वाकर्षण के नियम इस तरह से टूट रहे हों जिन्हें आपका दिमाग कभी गढ़ ही नहीं सकता, तो आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करना बंद कर देता है। यानी दिमाग ये समझ जाता है कि वो इतनी अजीब चीजों की कल्पना कर ही नहीं सकता। सही कहा। और जब दिमाग ये मान लेता है कि ये कल्पना नहीं है, असली सच है,
तब असली खौफ पैदा होता है। उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब वो शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो पृथ्वी उसने अब तक देखी थी शायद वो ही एक सिमुलेशन थी और ये भयानक जगह ही उसकी असली वास्तविकता है। और अगर वास्तविकता ही टूट रही है तो जो चीजें सामने दिख रही हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगते हैं। बिल्कुल। और कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत विचलित कर गया। मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा, अरे बाप रे, ये क्या है? आप उस जमीन के धड़कने वाले हिस्से की बात कर रही हैं ना? हाँ, वो जगह सिर्फ पत्थरों का एक निर्जीव ढांचा नहीं है। वहाँ जो पेड़ जैसे आकार हैं, वो बिना किसी हवा के अपनी मर्जी से हिल रहे हैं। और सबसे अजीब बात, जमीन कभी कभी ऐसे कांप रही है, पल्स कर रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल धड़क रहा हो। यहाँ हम जीव विज्ञान और भूविज्ञान यानी बायोलॉजी और जियोलॉजी की सीमाओं को टूटते हुए देखते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि जीवन हमेशा ग्रहों की सतह पर पनपता है। हाँ, जैसे धरती पर हम रहते हैं। पर यह स्थिति एक ऐसी संभावना को जन्म देती है जिसे गाया हाइपोथेसिस का एक बहुत ही उग्र रूप कहा जा सकता है। क्या हो अगर वो पूरा का पूरा ग्रह ही अपने आप में एक अकेला जैविक जीव हो, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म? मुझे ये जीवित ग्रह वाली बात थोड़ी अतिशयोक्ति लग रही है। मतलब क्या ये महज कोई अलग तरह की भूगर्भीय हलचल या टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना नहीं हो सकता? हम हर चीज को बुद्धिमत्ता या जीवन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स या भूकंपीय हलचलों में एक अनियमितता होती है। वो रैंडम होते हैं, उनका कोई लयबद्ध पैटर्न नहीं होता। अच्छा, मतलब उनका कोई रिदम नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन कहानी जिस पल्स या धड़कन की बात करती है वो एक जैविक ताल की ओर इशारा करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी जीव का हृदय या श्वसन तंत्र काम कर रहा हो। तो वो जो पेड़ हिल रहे हैं बिना हवा के, वो पौधे नहीं है, वो उस बड़े जीव के सेंसरी ऑर्गन हो सकते हैं जो अपने ऊपर चलने वाले उस इंसान को महसूस कर रहे हैं। हे भगवान, अगर हम इस बात को सच मान लें तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा दृष्टांत आ रहा है। अगर जमीन धड़क रही है और पेड़ उसकी हर हरकत को महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि वो ग्रह उस इंसान को एक वायरस या पैथोजन की तरह देख रहा हो? बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये। जैसे इंसानी शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं किसी बाहरी संक्रमण पर रिएक्ट करती हैं, क्या वो ग्रह भी एक इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रहा है? ये एक बेहद सटीक और मैं कहूँगा खौफनाक उपमा है। अगर ग्रह खुद एक विशाल जीव है तो उस पर चलने वाला इंसान महज एक बैक्टीरिया की तरह है। तो वो इंसान किसी अनजान जगह का मुसाफिर नहीं है, वो तो किसी अनजान जीव के शरीर के अंदर फंसा हुआ है। बिल्कुल। और अगर ये सब काफी नहीं था डराने के लिए, तो आसमान में दिन के उजाले में भी तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तारे जिनके नक्षत्र या पैटर्न बिल्कुल अजनबी हैं। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। तारों के इस पैटर्न के अजनबी होने का क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है? हमने तो हमेशा से तारों को एक दिशा सूचक की तरह देखा है ना, नेविगेशन के लिए। इंसान के लिए तारों का मतलब सिर्फ नेविगेशन नहीं है, ये हमारे दिमाग की पैटर्न पहचानने की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है। हजारों सालों से इंसानों ने बेतरतीब तारों को जोड़कर ओरायन या सप्तर्षि जैसे आकार बनाए हैं। हाँ, ताकि हम आसमान को समझ सकें, कहानियां बना सकें, ताकि हम इस अनंत ब्रह्मांड में एक तरह की व्यवस्था महसूस कर सकें, एक ऑर्डर। और जब आसमान से वो सारे जाने पहचाने पैटर्न अचानक गायब हो जाते हैं तो इंसान को ये एहसास होता है कि वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। यानी वो जो हमारा मानव केंद्रित नजरिया है वो टूट जाता है। हाँ, ये साबित करता है कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा इंसान के लिए बना ही नहीं है। इस सारे जैविक और खगोलीय उलझन के बीच जब अचानक किसी सभ्यता के निशान मिलते हैं तो मुझे लगा था कि शायद कहानी में एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, कि शायद कोई मदद मिल जाए। हाँ, आखिरकार अगर वहाँ कोई इमारत या ढांचा है तो इसका मतलब है कि कोई तो है जिसने उसे बनाया होगा। लेकिन कहानी का ये हिस्सा राहत देने के बजाय डर को और बढ़ा देता है, क्योंकि जो ढांचे वहाँ मिलते हैं वो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। देखिए, जब हम किसी सभ्यता के अवशेष देखते हैं तो हम उसमें अपने जैसी ज्यामिति और तर्क खोजते हैं। हाँ, जैसे दरवाजे, सीढ़ियाँ, कमरे। पर जो अजीब प्रतीक और विशाल ढांचों के अवशेष वहाँ मौजूद हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते कि उन्हें इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया हो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम वास्तुकला के आधार पर किसी सभ्यता की मानसिकता को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। वास्तुकला या आर्किटेक्चर हमेशा उसे बनाने वाले के शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान का आईना होती है। मतलब उनकी एनाटॉमी कैसी है ये बिल्डिंग देखकर पता चल जाता है। हाँ, इंसानी इमारतें इसलिए ऐसी दिखती हैं क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और हम एक खास तरह के गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं। तो हम अपने हिसाब से सीढ़ियाँ बनाते हैं।
लेकिन अगर कोई इमारत या ढांचा नॉन यूक्लिडियन ज्यामिति का इस्तेमाल करता है, जहां कोण और घुमाव ऐसे हों जो इंसानी आंखों को चुभते हों या समझ में ही ना आते हों, तो वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उसे बनाने वाले जीव सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी इंसानों से बहुत अलग थे। तो उन विशाल अजनबी ढांचों का होना इस बात का सबूत है कि उस ग्रह का एक इतिहास है जिसमें इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। और शायद मुझे लगता है यही एहसास उस पल को इतना भयानक बनाता है जब पहली बार एक आवाज सुनाई देती है। कहानी में वो हिस्सा बहुत डरावना था, एक बहुत गहरी, बहुत दूर से आती हुई आवाज। ये कोई सामान्य शोर नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट पुकार या बुलावे जैसी लगती है। और सबसे डरावनी बात तो ये होती है कि उस आवाज के गूंजते ही वो पूरा ग्रह जो पहले धड़क रहा था, जिसके पेड़ हिल रहे थे, अचानक एकदम शांत हो जाता है। जैसे सब कुछ रुक गया। हाँ, जैसे उस ग्रह का हर एक कण, हर एक पत्थर उस आवाज को ध्यान से सुन रहा हो। यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है वो इरादे का है, इंटेंशन का। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक नियंत्रण का प्रदर्शन है। मैं इस बिंदु पर थोड़ी उलझ रही हूँ। अगर कोई आवाज आती है तो क्या वो महज कोई पुरानी रिकॉर्डिंग या किसी मशीन का ऑटोमेटेड अलार्म नहीं हो सकती? हम इसे किसी बुद्धिमत्ता के इरादे या इंतजार से क्यों जोड़ रहे हैं? ये उलझन लाजमी है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होती तो ग्रह की वो जैविक धड़कन और पेड़ों का हिलना अचानक क्यों रुकता? हाँ, वो तो अपने आप चलते रहते। हाँ, ग्रह का अचानक शांत हो जाना ये दर्शाता है कि आवाज और ग्रह के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन है। यानी जो भी वो आवाज है वो ग्रह के उस जैविक तंत्र से गहराई से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब वो शख्स अचानक वहां नहीं पहुंचा था? बिल्कुल नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं। वो जगह, वो ग्रह और वो आवाज, ये पूरा तंत्र सक्रिय हो गया है क्योंकि वहां किसी का आगमन हुआ है। वो इंतजार कर रहे थे। बाप रे, इसका मतलब है कि चुनाव या आजादी का जो भ्रम हम इंसान पाले रहते हैं, वो फ्री विल वाली बात वो यहाँ आकर पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। पूरी तरह से। जब आप सोचते हैं कि आप एक दुर्घटना का शिकार हुए हैं, तो आप खुद को हालात का जिम्मेदार मान सकते हैं, बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर ये एक जाल था और कोई इतनी बड़ी उन्नत ताकत आपको अंतरिक्ष के किसी कोने से खींचकर इस पर्पल आसमान वाले ग्रह पर ला सकती है, तो आप एक अन्वेषक या एक्सप्लोरर नहीं है। आप सिर्फ एक मोहरा है, एक स्पेसिमेन। हाँ, और यहीं से मेरे दिमाग में एक अलग ही स्तर का विचार दौड़ने लगता है। मतलब अगर हम इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से मोहरे हैं, तो फिर हमारी अपनी दुनिया, हमारी पृथ्वी की असल अहमियत क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम धरती पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम अंतरिक्ष में अपनी दूरबीनें लगाते हैं, रेडियो सिग्नल भेजते हैं और एलियंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया में हम एक बहुत बुनियादी सच को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी पृथ्वी खुद उनके लिए एक एलियन ग्रह नहीं है? ये तो नजरिया ही पलट गया। हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिन्हें ढूंढने निकले हैं उनके लिए हम खुद एक बहुत ही अजीब, आदिम और अनदेखी प्रजाति हो, एक प्रिमिटिव स्पीशीज? इसे खगोल विज्ञान में फर्मी पैराडॉक्स के एक उल्टे चश्मे से देखा जा सकता है। हम हमेशा पूछते हैं कि सब लोग कहाँ हैं, लेकिन शायद सही सवाल ये है कि क्या हम इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई हमें देखे? सच में हम खुद को बहुत अहम मान लेते हैं। जैसे वो व्यक्ति उस अनजान ग्रह पर खोया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह पूरी इंसानियत अंतरिक्ष के इस छोटे से नीले पत्थर पर खोई हुई है। हमारी तमाम वैज्ञानिक तरक्की, हमारे सारे युद्ध, हमारे सारे दर्शन एक कॉस्मिक पैमाने पर देखें तो एक छोटे से सूक्ष्म जीव की हलचल से ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष की खोज का असली मकसद नए ग्रहों को ढूंढना है ही नहीं? तो फिर क्या है? मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी खोज असल में एक विशाल आईना है। एक ऐसा आईना जिसे हम ब्रह्मांड में लगाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कितने छोटे, कितने अकेले और कितने नाजुक हैं। मैं इस निष्कर्ष से काफी हद तक सहमत हूँ। मेरा मानना है कि ज्ञान का सबसे उच्च स्तर ये जानना नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि ब्रह्मांड की विशाल मशीनरी में आपकी जगह कितनी नगण्य है, कितनी इनसिग्निफिकेंट है। हाँ। जब एक प्रजाति के तौर पर हम ये समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं बनाया गया था और हम इसके केंद्र में नहीं है, तभी एक सच्ची दार्शनिक परिपक्वता आती है। वो पर्पल आसमान और धड़कता हुआ ग्रह एक प्रतीक है, एक चेतावनी की तरह।
हाँ, ये बताने के लिए कि ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत नियम और जीवन रूप मौजूद हैं जो हमारी समझ और कल्पना दोनों से परे हैं। इस पूरी चर्चा ने मेरे सोचने के तरीके को सच में गहराई से प्रभावित किया है। कहानी के उस अंतिम पंक्ति की तरफ लौटते हैं जहाँ ये विचार सामने रखा गया है कि हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई और इस वक्त किसी अनजान ग्रह पर आंखें खोल रहा हो। ये विचार अपने आप में ब्रह्मांड की अनंतता का एक बहुत ही शांत लेकिन झकझोर देने वाला प्रमाण है। अनंत ब्रह्मांड का मतलब ये है कि उसमें हर संभावना, चाहे वो कितनी भी डरावनी या अजीब क्यों ना हो, किसी न किसी कोने में सच हो रही है। अगर जगह और समय अनंत हैं, तो उस अकेलेपन का अनुभव करने वाला वो शख्स इकलौता नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मैं इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल ही अलग साँचे में ढालना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, एक ऐसा विचार जिसने अभी अभी मेरे दिमाग में दस्तक दी है और मुझे लगता है वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक है। जो सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, जरा इस पर विचार कीजिएगा। मैं भी सुनना चाहूंगा। पूरी चर्चा में हमने ये माना कि वो अजनबी ग्रह, वो पर्पल आसमान और वो खौफनाक आवाज एक बाहरी खतरा है, ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से का कोई एलियन है। हाँ, हमने यही मानकर चर्चा की। लेकिन विज्ञान कथाओं और भौतिकी के नियमों को अगर हम समय के पैमाने पर रखकर देखें, तो क्या हो अगर वो कॉल किसी अजनबी एलियन की नहीं बल्कि भविष्य के इंसानों की ही हो? अरे बाप रे, ये तो क्या हो अगर वो शख्स अंतरिक्ष में किसी दूसरी जगह नहीं गया है बल्कि समय में इतना आगे पहुंच गया है जहां खुद हमारी पृथ्वी ने अपना रूप बदल लिया है। लाखों साल बाद की धरती। बिल्कुल। शायद लाखों साल बाद धरती का वायुमंडल बदल चुका है, आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि बैंगनी हो गया है और खुद इंसानियत एवोल्यूशन के जरिए एक ऐसी चीज बन चुकी है, शायद एक ऐसा विशाल जैविक नेटवर्क जो पूरे ग्रह के साथ जुड़ चुका है, जिसे हम आज पहचान भी नहीं सकते। अगर ऐसा है तो वो शख्स किसी अनजान ग्रह पर नहीं जगा है, वो अपने ही घर में अजनबी हो गया है और वो जो भारी आवाज उसे बुला रही है वो किसी बाहरी जीव की नहीं बल्कि हमारे ही भविष्य की एक भयानक पुकार है। क्या ये विचार उस अकेलेपन को और भी गहरा नहीं कर देता कि अंततः इंसानियत को खत्म करने वाला या अजनबी बना देने वाला कोई और नहीं बल्कि वक्त का वो लंबा फासला है? सच में, जब भी हम भविष्य अंतरिक्ष के बारे में सोचें तो शायद हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम क्या बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बेचैन कर देने वाले विचार के साथ हम स्रोतों की गहराइयों में की गई आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सन्नाटे को और इस सवाल को अपने जहन में गूंजने दीजिए।